दोपहर के 1 बजने का और वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं बाड़मेर के सिडवा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीएसएफ के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। खुद की राइफल से जवान को गोली लगी, आत्महत्या है या फिर ये दुर्घटना है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। बीएसएफ के 48वीं बटालियन में काम कर रहे थे हेड कांस्टेबल शंकर लाल। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीएसएफ के अधिकारी। बाखा से थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध परिस्थिति में बीएसएफ के जवान की मौत का मामला सामने आया है। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, कुछ और क्लैरिटी मिल पाई इस खबर को लेकर अब तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 83 बटालियन में ये कार्यरत हेड कांस्टेबल शंकरलाल गुर्जर थे, जो कि सुबह करीब 7 बजे ये जो घटना बताई जा रही है, जहां पर राइफल से गोली चलने से उसकी मौत हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टया जो है मौके पर जो पुलिस पहुंची है, पुलिस का कहना है कि हो सकता है इसमें हादसा है या फिर जवान ने आत्महत्या की है। इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली है उसके बाद में जो बीएसएफ के आला अधिकारी है, सीओ जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो मृतक जवान है उसका शव को जो है वहां से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और बाड़मेर लाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर हादसा है या आत्महत्या है, इस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया अभी चीजें निकल करके सामने नहीं आ पाई कि आखिर वजह क्या रही है, क्योंकि जवान सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए तैयार होता है। उसी दौरान क्योंकि जो उम्र बताई जा रही है वो भी करीब 52 ईयर ओल्ड बताए जा रहे हैं, हेड कांस्टेबल थे। तो ऐसे में कह सकते हैं हो सकता है अवसाद के तहत इन्होंने कोई इस तरह का कदम उठाया है कि सुसाइड करने का प्रयास किया, या फिर राइफल साफ करने के दौरान इस तरीके कोई हादसा हुआ है। इस जाहिर तौर पर इसकी जांच की जा रही है, तभी ये खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी प्रेमदान हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जान से मारने की धमकी मिली। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली जब संसद भवन से निकले। इस दौरान फोन आया, फोन पर सीधे बोला कि गोली मार दूंगा। संबंधित थाने में कुछ देर में केस दर्ज कराया जा रहा है। इस समय दिल्ली में है मदन राठौर, चूंकि राज्यसभा सांसद भी हैं और इसीलिए राज्यसभा के सदस्य होने के तौर पर वो पहुंचे हुए थे संसद भवन, और उसी दौरान उनके पास फोन आया। करीब 2 मिनट की बातचीत रही होगी, जिसमें मदन राठौर ने पूछा कि आखिरकार आप कहां से बोल रहे हैं। तो एक बार के लिए जरूर वो बोला बिहार से बोल रहे हैं, लेकिन गाली गलौज भी की गई और इसके साथ साथ मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी। कहा कि गोली से मार दूंगा। फिलहाल ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। क्या ये शरारती तत्व का कोई शरारत है या फिर ये बड़ी साजिश? तो जब संसद भवन से निकल रहे थे मदन राठौर, उसी दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को फोन पर गोली से मारने की धमकी एक शख्स ने दी है। जालौर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान संघ का महापड़ाव लगातार जारी है। आज 11वां दिन सनातन धर्म सेवा संस्था सहित कई संगठन किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। संगठन के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर किसानों के समर्थन में जवाई बांध का पानी जालौर तक पहुंचाने की बात कही। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक बार के मामला उलझता हुआ नजर आया, लेकिन समझाइश के बाद 5 लोगों को कलेक्टर चैम्बर के अंदर जाने दिया गया। ज्ञापन देने पहुंचे संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन पुलिस कलेक्टर दरवाजे के बाहर हमें रोककर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बैल, घोड़े, ऊंट, ये सारे यहाँ जालौर के अंदर बहुतायत से होते थे, वो सारे के सारे लुप्त से हो गए। इसका कारण है जवाई नदी के अंदर पानी नहीं छोड़ना। हमारा हक है। हमारे किसान संघ ने इसकी 1/3 की मांग की है पानी की, लेकिन हमारी समिति मांग करती है कि चूंकि 300 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जवाई नदी बहती है, उसका आधे से अधिक हिस्सा 150 किलोमीटर से अधिक हिस्सा जालौर के अंदर बहता है। इसलिए इस हिस्से को आधा हिस्सा हमारा अधिकार बनता है, ना कि 1/3।
दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर हाउस की कुर्की पर आखिरकार रोक लगा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट का यह आदेश राजस्थान सरकार को एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। बीकानेर हाउस अटैच करने के आदेश पर अंतरिम रोक कोर्ट ने लगाई। राजस्थान सरकार ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की ही मांग की थी। राजस्थान सरकार ने कहा कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नहीं है। राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक है। नोखा नगर पालिका ने देय राशि जमा करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। नोखा नगर पालिका को भुगतान करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। मामले की अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। अजमेर और संभल मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग करते हुए निचली अदालत में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही मस्जिदों पर किए जा रहे ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक बताया है। तो अजमेर दरगाह को लेकर और साथ ही संभल में हुए सर्वे को लेकर AIMPLB सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक भी बताया गया है। अजमेर दरगाह पर वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस पर कोर्ट फैसला करेगा। बाबर और औरंगजेब ने ज्यादातर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस पर फैसला तो कोर्ट को ही लेना है, मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में कोर्ट आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। क्या देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट तो कोर्ट होती है। जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो कोर्ट ही फैसला लेगी। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें सरकार इसमें कहाँ आ रही है? इसमें सरकार नहीं है, इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं। वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार कहीं इसमें कहीं दिखती नहीं है। अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रोका नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। वहीं SP वंदिता राणा ने कहा है कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है। अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के न तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई। हर बार ही हमेशा ही दरगाह जो है वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का अपना एक यहाँ पर दरगाह है, तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं और सुरक्षा के इंतज़ाम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी या हर रोज़ की तरह आज भी किए गए हैं और पूरा का पूरा जो विजिलेंस है वो रखा जा रहा है। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन
अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश में असफलता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार, भारतीय नागरिकों पे गोलीबारी, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, इस सब से ध्यान हटाने का सीधा सा रास्ता। ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी मजार पर। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहां सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताएगी 1991 के बाद ये कहीं भी किसी भी अदालत को दखल देने का अधिकार नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग अजमेर से है। दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के केस में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मामले में तीनों विभागों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 पहुंचा। जुमे की नमाज से पहले न्यूज 18 ने हाल जाना। जानकारों ने वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है। नोटिस जारी होने के बाद से सियासी पारा भी हाई है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दावे को लेकर अजमेर दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग के साथ ही एएसआई को नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। उनसे जवाब तलब किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किस तरह की यहाँ पर जो है मंदिर की बात कही जा रही है, तो कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो ऐसे में ये प्रसिद्ध दरगाह है, करीब 900 साल पुरानी ये दरगाह बताई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत यहाँ से रखते हैं। हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आस्था रखते हैं और यहाँ पर अकीदत के लिए पहुँचते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन भी आए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जो सर्वे की बात यहाँ पर कही जा रही है, दरगाह में जो बात कही जा रही है कि मंदिर है और मंदिर का जो है सर्वे होना चाहिए, कितनी सच्चाई आपको लगती है इसमें? किस तरह की जो बातें जो चल रही है वो सही है, गलत है जो दावा किया है? जो बोला आप बोलो भैया। आप बताएं, क्या लगता है जो दावे की बात कही जा रही है, मंदिर की बात कही जा रही है, वो कितनी सच है या कितनी झूठ है? सब पूरी 100% झूठ बात है वो, कि 100 साल की किताब के हवाले से 900 साल की दरगाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जबकि 1947 के बाद जब 1955 के अंदर दरगाह कमेटी एक्ट बना तो उसका सर्वे पूरी तरीके से हो चुका। जो रिटायरमेंट एक जज थे हाईकोर्ट के, यूपी से थे, उन्होंने सर्वे करके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में खुलासा लिख दिया गया है। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जो 50 साल बाद वापस सर्वे किया जा रहा है? तो एक तुच्छ राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। आप बताएं, आप भी यहाँ के क्योंकि व्यापारी भी हैं, स्थानीय निवासी भी हैं, जो सर्वे की बात कही जा रही है कि दरगाह में सर्वे होना चाहिए, इतनी पुरानी दरगाह है, क्या मानते हैं? जिस प्रकार से विष्णु गुप्ता ने अजमेर की अदालत में जो रीट जो दायर की गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सबूतों के आधार पे, एक किताब के आधार पे उन्होंने जो है रीट दायर करी है, जिसकी कोई मतलब बेबुनियाद वो है और ना कोई उसका कोई तथ्य आधार है, बिना सबूतों के। और एक देश को एक माहौल जो भाईचारा, मोहब्बत गरीब नवाज से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ 813वां उर्स जनवरी से मनने जा रहा है और काफ़ी लोगों के हर स्टेट से यहाँ आदमी आता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये भाईचारा का अजमेर शहर है। आज तक कभी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। 813 उर्स जो है यहाँ पे मनाने जा रहे हैं हम सब लोग, और यहाँ सबकी रोटी रोजी का सवाल है। जिस तरह से अभी संभल में जो माहौल ख़राब हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ अगर वापस जांच होती है तो यहाँ का माहौल भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। जयपुर में अल सुबह फायरिंग की खबर सामने आई, जहां पर राजा पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, तो वहीं खबर मिलने के बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटे के ऊपर ये हुआ कि 1 साल 2023 में मेरे पोते के ऊपर इन्होंने मारकूट करी थी और सरिये की मारी थी, काफी वो हुआ था। 18 तारीख को हमारे बयान थे, हम बयान देने नहीं जा रहे थे, और लेकिन प्रशासन से और कोर्ट से उनका आदेश आ गए थे कि भाई बयान देने आओ, तो हम लोग बयान देने आए थे। तो बयान दे के आए हैं, 8-10 दिन में इन्होंने फायरिंग कर दी। राजा पार्क इलाके के अंदर देर रात फायरिंग की जो घटना है वो हुई है। ठीक मेरे पीछे यही वो राहुल नंदा है, उनका जो घर बताया जा रहा है 4th फ्लोर के ऊपर राहुल नंदा वो यहाँ पर रहते हैं।
कुछ युवक बताया जा रहा है कि स्विफ्ट गाड़ी से यहां पर आए थे। देर रात उन युवकों ने हवाई फायर किया। कुल मिलाकर उन युवकों का जो मकसद था वो बताया जा रहा है कि राहुल नंदा को चेतावनी देना। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो परिवार है वो खौफ के अंदर है। राहुल नंदा ने इस पूरी घटना की जानकारी जो जवाहर नगर थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के अंदर मोती डूंगरी इलाके का एक जो हिस्ट्री सीटर है उसने और उसके सहयोगियों ने देर रात जो है वो फायरिंग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम जो है वो उनकी मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का जो कयास वो ये है सीसीटीवी फुटेज के आधार के ऊपर जो आरोपी जो फायरिंग करता है उनकी तलाश के लिए लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अलवर में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी सोनीपत के बुलंदशहर से कार में बैठकर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे कि इसी दौरान ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से कार बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था। तो वहां से उनकी दिल्ली मुंबई वाली जो गाड़ी है वो लेके आई थी बड़ौदा में पीएस, तो वहां से रेफर किए थे इनको, तो 108 एम्बुलेंस के द्वारा अलवर के लिए। कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 तो बच्चे हैं और 2, एक जेंट्स है एक लेडीज है और 2 पेशेंट हैं जो डेड है वहां पर। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने गीजगढ़ में एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया है। बदमाशों ने गैस कटर से एक शटर और एटीएम को काट दिया। हालांकि एटीएम से कैश निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 सिलेंडर और एक गैस कटर को बरामद किया गया है। आरोपियों की तलाश पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालकर कर रही है। ये एसबीआई का एटीएम है जिसमें एक गार्ड रहता है, वो साइड में सो रहा था और रात को जब हम गश्त करके गए हैं 2 बजे के आसपास, उस टाइम पर तो कोई वारदात इस तरह की हुई नहीं थी। और रात को हम सर्दियों में गश्त बढ़ा देते हैं जैसे भी, तो हमको 5:30 बजे करीब गार्ड ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर गैस कटर और ये सामान पड़ा हुआ है। हम तुरंत यहाँ आए, आके देखा है तो शटर की आगे के लॉक गैस कटर से काटे हुए थे और अंदर भी वो घुसे हैं, जिसमें प्रयास किया है गैस कटर से एटीएम को काटने का, लेकिन वो नाकाम है और उनकी हम तलाश जारी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह इनका। बारां जिले के पाली थाना क्षेत्र के बिचनखेड़ा के जंगलों में पेड़ पर लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ पर लटकी लाश कंकाल का रूप ले चुकी थी। जानकारी ग्रामीणों को मिली, वैसे ही पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस ने गुमशुदगी और कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त की है। मृतक के बारे में पता चला है कि वो टोकराकट गांव का रहने वाला है। भरत सिंह उसका नाम है। दौसा के रेलवे जंक्शन पर निर्माण कार्य के दौरान प्लेटफॉर्म की दीवार गिर गई और यही वजह है कि बड़ी संख्या में ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। दरअसल दौसा रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते फाउंडेशन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गड्ढा खोदा जा रहा था और इसी दौरान प्लेटफॉर्म की दीवार भी टूट गई। प्लेटफॉर्म की दीवार टूटने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेनों का ठहराव रेलवे बंद कर चुका है और यही वजह कि सभी अप और डाउन ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ठहर रही हैं। यही वजह कि 30 ट्रेनें 3 रेलवे लाइन क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई हैं। दौसा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण है कि यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, जिसके
लिए एक गड्ढा खोदा गया था ताकि फाउंडेशन बनाया जाए, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म की दीवार है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 की जो दीवार है, ये दीवार टूट गई है, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में करीब 30 गाड़ियां ऐसी हैं जो जयपुर से दिल्ली जाने वाली थी, जिन गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकना था, लेकिन उन गाड़ियों को लूप लाइन से निकालकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है। साथ ही जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वो व्यस्त होने के कारण अब दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी कई गाड़ियों को आउटर पर या फिर पिछले भागरे स्टेशन पर रोका जा रहा है। ऐसे में रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रेल यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है। साथ ही आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी आउटर या फिर स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है, और जयपुर से जो गाड़ियां आ रही है उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना पड़ रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दूध तिलाई झील के पास पाइपलाइन टूट गई है। पाइपलाइन टूटने से इस सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। जलदाय विभाग से इसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दूध तिलाई झील के पास पाइपलाइन टूट गई। तस्वीरें आ गई हैं, जहां पर देखिए आप किस तरीके से पाइपलाइन टूटने की वजह से जाहिर तौर पर सड़क पर पानी व्यर्थ बह रहा है। हालांकि इसकी जानकारी जलदाय विभाग को दी गई, शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि जलदाय विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। खासतौर पर यहां से गुजरने वाले लोगों को, राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही हैं। कोटा के 12 रोड इलाके में सीवरेज का काम चल रहा है और यही वजह है कि सड़क पर कुछ जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ऐसे में परेशानी बढ़ गई है। मानपुरा इलाके में सीवरेज के काम के चलते पानी की बड़ी लाइन फूट गई। सड़कों पर व्यर्थ फुब्बारे की तरह पानी बह रहा है। आवाजाही को बंद कर दिया गया। जिस तरह से सीवरेज कंपनी अपने काम में लापरवाही बरत रही है, उसके चलते सड़क तो खत्म हो ही रही है, साथ ही लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। सीवरेज कार्य प्रगति पर है और असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सीवरेज काम में जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए असुविधा है। कोटा के मानपुरा इलाके में कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन ये काम लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बने हुए हैं। वाटर लाइन को जगह जगह से डैमेज कर दिया है और ऐसे में सड़कों से बड़े पैमाने पर जल प्लावन की स्थिति है। ये देखिए आप सड़क और सड़क का हाल, पूरे के पूरे रोड को फिलहाल यहाँ पर आवागमन को बंद करना पड़ा है। स्थानीय पार्षद और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। भाई साहब, क्या हुआ, क्या हालात है और किस तरह की नेग्लिजेंसी काम में हो रही है? वार्ड नंबर 19 कोटा उत्तर के मानपुरा, स्वराज इनक्लेव, समृद्धि नगर, अंजलि विहार, प्रोफेसर कॉलोनी, इन सभी में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये एक अच्छी सुविधा है, लेकिन इसके साथ साथ आदमियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आदमी अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, अपनी गाड़ियों को अपने घर के सामने नहीं लगा सकते। और इसका ताजा उदाहरण है कि अभी करीबन 15 दिन पहले स्वराज मल्टी स्टोरी में वहाँ के कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया था टंकी पे चढ़कर। वो इसी असुविधा के लिए किया था और मैं इनसे इतना परेशान हूँ कि मैं इनको कह पागल हो गए। यहाँ पर आके किसी से बात करते हैं तो ये किसी का जवाब नहीं देते। ये अपने ना तो कोई इंजीनियर का नाम बताते, ना अपने ठेकेदार का नाम बताते, केवल ये चुपचाप गड्ढा करके निकल के चले जाते हैं। स्वराज इनक्लेव में अभी तक भी न्यूज टंकी पर चढ़ने के प्रदर्शन करने के बाद अभी तक भी वो जैसी वो कॉलोनी की स्थिति है। तो मैं आपके चैनल के जरिए मांग करता हूँ कि यहाँ किसी संबंधित अधिकारी को अपॉइंटमेंट किया जाए या किसी जो ठेकेदार है कम से कम आके ये बात तो करना, भाई मेरा ठे है, क्या आपको परेशानी क्या नहीं है। ये रोड 24 घंटा जाम रहता है और ये जो आज जो पानी निकला है इससे करीबन ये 300 फीट का सीसी रोड, ये डामर रोड पूरा ऊपर आ गया। फिलहाल बड़े पैमाने पर कोटा के 12 रोड इलाके में मानपुरा के अंदर जो काम चल रहे हैं उनके अंदर बड़ी जो लापरवाही सीवरेज कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। वक्त छोड़े से ब्रेक का है, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।